ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया था, रिफ्रैक्शन और उससे कुछ रिलेटेड फिनोमेनन के बारे में बात किया था। अब इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन की जो लाइफ में यूज़ होती है ना, कुछ उसमें दो तीन यूज़ हमने लाइफ में पढ़ी थी, बट उसकी जो हमने असली यूज़ अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए की, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब उस रिफ्रैक्शन का यूज़ करके हमने क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए और उस फिनोमेनन को उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे यूज़ किया, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए रिफ्रैक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ की आविष्कार की गई या फिर इन्वेंशन किया गया, जिसे स्फेरिकल लेंसेज के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इसमें भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेनन होता है और कुछ दूसरा होता नहीं है। तो स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली होते क्या हैं कि दे आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंडेड होते हैं टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस से। मतलब कि वो कोई सॉलिड सरफेस ऐसा नहीं होगा जो ओपेक हो, जिससे लाइट पास ना हो सके। ठीक है, वो कोई सॉलिड सरफेस नहीं होगा। सॉलिड होगा इन द सेंस कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ओपेक, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, सो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। यानी कि दो ऐसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज को बाउंड करके जो मटेरियल बनाया जाता है, जिसमें से दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में से कोई एक या दोनों स्फेरिकल हो, तो ऐसे मटेरियल को हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। जैसे मिरर में हमने दो टाइप ऑफ मिरर पढ़े थे, जैसे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। वैसे सिमिलरली इसमें भी दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो थिकर एट द मिडल होते हैं। मतलब कि लेंस, जैसे मैं आपको बताऊं कि लेंस का मतलब कहना क्या चाह रहा है ये, कि ये देखो, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, कोई दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमको लेना है। ठीक है, तो उस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम ऐसे ज्वाइन करें जिसमें से या तो कोई एक या दोनों, या तो कोई एक या दोनों क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे पास दो टाइप का लेंसेज आती हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या कही जाती है कि स्फेरिकल लेंस विच इज थिकर एट द मिडल। मतलब कि वो लेंस जो मिडल का मतलब है बीच में, थिक हो, थिक का मतलब है मोटा हो। ठीक है, एंड थिनर एट द एज, और एजेस जो उसकी हो वो मिडल से कंपेरेटिवली थिन हो, पतली हो। ठीक है, ऐसे लेंसेज को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, अब इन लेंसेज में द लेंसेज मे हैव आइदर बोथ सरफेसेस स्फेरिकल, या एक सरफेस स्फेरिकल हो। इसमें दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती है, या एक स्फेरिकल हो लाइक दिस एंड एक प्लेन हो लाइक दिस, ये प्लेन है। ठीक है, या दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं बट दोनों एक तरह की स्फेरिकल नहीं हो सकती हैं। मीन्स दोनों का सेंटर एक तरफ लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, स्फेरिकल हो सकती है बट दोनों का सेंटर जरूरी नहीं है कि लाई करे। जैसे स्फेरिकल का मतलब है कि ये भी एक स्फेयर है। ठीक है, अब इसके इस पार्ट को अगर हमने काटा तो हमको एक ऐसे सरफेस मिला। ठीक है, इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा। ठीक है, अब अगर एक और हम स्फेरिकल लेंस ले आए, फिर इसी का अगर इधर से देखेंगे, इस पोर्शन से देखेंगे, तो इसके हिसाब से सेंटर इधर पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों का सेंटर इधर ही पड़ रहा है, बट अगर हम दो अलग अलग इसको हम जब देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने दो अलग अलग लेंस स्फेयर के पार्ट्स को कट किया है, जिसका कर्वेचर इधर घूम रहा होगा लाइक दिस वन, इसका कर्वेचर इधर घूम रहा होगा, और इसका कर्वेचर, इस वाले का कर्वेचर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं, और इस वाले का कर्वेचर, इस वाले का कर्वेचर इधर घूम रहा होगा। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग स्फेयर से बने हो सकते हैं जिनका कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि थ्री टाइप्स की होती हैं। एक तो हमने लेंस को डिफाइन किया टू टाइप्स में, अब उसके अंदर जो एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसकी थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, तो थ्री टाइप्स में पहली है डबल कन्वेक्स, यानी दोनों साइड से कन्वेक्स हो, जिसको बाई कन्वेक्स भी कहते हैं। और एक होती है प्लेनो कन्वेक्स, जिसकी एक साइड प्लेन हो दूसरी साइड कन्वेक्स हो।
एक होती है कनकेवो कन्वेक्स, जिसकी एक साइड कनकेव और दूसरी साइड कन्वेक्स हो। कन्वेक्स आपको बताया जा चुका है ना, कन्वेक्स मिरर के केस में, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अब मिरर के केस में ऐसा था कि हमने डिफाइन किया था जिसकी बल्जिंग साइड, हमने बल्जिंग साइड के बेसिस पे बनाया था कि जैसे ये सरफेस है, अब इसकी इनर साइड को हमने पेंट किया था, इस साइड को हमने पेंट कर दिया था, और इस साइड, इस बल्जिंग साइड को हमने रिफ्लेक्टिंग माना था, तो हमने इसको कन्वेक्स डिफाइन कर दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप ऐसा जानो कि जब ऐसी शेप हो ना, ऐसी कुछ शेप बने ना, तो इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके एक पार्ट को, इधर वाले पार्ट को अगर हम बेसिकली उठाएं तो इसको हम कन्वेक्स कहेंगे। और अगर कुछ ऐसे लेंसेज बने, ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ बने, तो इसको हम कनकेव कहेंगे, ठीक है। और अगर इसके इसके इधर वाले, इस लेफ्ट वाले पार्ट को उठाएं, और इसके भी अगर लेफ्ट वाले पार्ट को उठा लें, सॉरी इसके राइट वाले पार्ट को उठाएं, और अगर इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इस तरह का जो लेंस बनेगा वो कनकेवो कन्वेक्स लेंस होता है, वो कनकेवो कन्वेक्स होता है। यानी कन्वेक्स का लेफ्ट वाला पार्ट और कनकेव का राइट वाला पार्ट अगर उठा के हमने ऐड किया, तो आप देख सकते हो कि कनकेवो कन्वेक्स टाइप की लेंस बनती है, ठीक है। अब देखो, उसी तरह कन्वेक्स लेंस हो गया। अब उसी तरह आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होती है कि जो लेंसेस थिन एट द मिडिल हो, मिडिल जो हो उनका वो थिन हो, यानी ये पोर्शन उनका पतला हो। पतला करने का मतलब ये है कि एजेस कंपेरिजन में, एज ये जो किनारे हैं, ये मिडिल के कंपेरिजन में मोटे हों। अ लेंस विच इज थिन एट द मिडिल, जो मिडिल में पतला हो, मिडिल में पतला हो, एंड थिक एट द एजेस, और जिसकी एजेस हैं, ये जो किनारे हैं, ये किनारे ये मोटे हों, ठीक है। जब आप इनको टच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे होता है ना कि अगर 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 एक अपने कभी वो घर में वो होता है ना उखल वगैरह, तो उसमें अगर मूसल वगैरह होता है तो आप उसको चेक करोगे, या फिर कोई भी ऐसा डंबल टाइप का कुछ शेप जिसमें आप देखो जैसे वो डमरू होता है ना, ऐसा। तो अब जब इसको बीच से जब आप छूओगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत पतला दिखाई देगा, और जब मतलब जब आप इसको जब पकड़ने जाओगे तो यू नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ होल्ड टू इसको पकड़ने के लिए। और अगर आपको यहीं पकड़ना हो, तब मतलब आप जब इसको पकड़ने आओगे तो आपकी जो फिंगर होंगी वो कम एरिया कवर करेंगी, और जब आप इसको पकड़ोगे तो आपकी जो फिंगर होंगी वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी। तो उसी हिसाब से जब आप इसको टच करते हो तो फिर जो ये जो पार्ट्स है ना, इसके बीच में फिंगर्स की जो फिंगर को अगर आप रखते हो तो फिंगर्स की कम ही एरिया में वो पकड़े जा सकते हैं, जबकि ऊपर पकड़ने के लिए आपको फिंगर्स को ज़्यादा वाइड स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कनकेव लेंस को डिफाइन कर सकते हो कि अ लेंस विच इज थिन एट द मिडिल, जो कि मिडिल में पतली हो, एंड थिकर एट द एजेस, और जिनकी एजेस क्या हो, थिक हो, ऐसे लेंसेज को हम कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी कन्वेक्स लेंस जैसे ही तीन टाइप की होती हैं, डबल कनकेव सॉरी, प्लेनो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। डबल कनकेव मतलब कि ये जनरली जो नॉर्मल लेंस होती है, जो नॉर्मल कनकेव लेंस होती है, उसी को हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। डबल कनकेव लेंस इज नोन एज कनकेव लेंस वी यूज इन दिस चैप्टर, जो भी हम नॉर्मल कनकेव लेंस यूज करेंगे ना, वो यही डबल कनकेव ही होती है। तो इसको डबल कहो या फिर कनकेव लेंस को, नॉर्मल बात एक ही है। बात जो होती है अलग, वो इसके ऊपर होती है, प्लेनो और कन्वेक्सो कनकेव में। प्लेनो में क्या होता है कि जैसे इसका ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, इसको एज इट इज रखते हैं। देखो बेसिकली सब में, इस वाले में भी, ये जो ऊपर हम चले थे तो इसमें भी देखो, इसका जो राइट वाला पोर्शन था ना, राइट वाले को उतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसी तरह इसमें भी राइट वाले को उतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। जब चेंज करने की बात आती है तो हम लेफ्ट वाले को सॉरी राइट वाले को नहीं, लेफ्ट वाले को नहीं चेंज करते हैं, राइट वाले को चेंज करते हैं। देखो लेफ्ट वाला एज इट इज एज इट इज एज इट इज, चेंज किसको करते हैं, राइट वाले को। इसमें भी लेफ्ट वाले को नहीं छूते हैं, नहीं छू रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, चेंज किसको कर रहे हैं, राइट वाले को, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसको हमने ऐसे ही रखा, अब इसमें चेंज करना हो तो इस पार्ट को हमने हटा के यहाँ पे एक प्लेन टाइप का लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्लेनो कनकेव हो गया, ठीक। अब यहीं पे इसके जगह पे अगर हम एक कन्वेक्स का पार्ट लगा दें, अब एक कन्वेक्स का पार्ट इसलिए है तो अगर आप देखो तो ये ऐसे कन्वेक्स का एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। तो उसमें भी हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, इसका लेफ्ट इसका राइट चिपकाया था, तो ये बना था। इसमें हमें क्या करना है कि इसका 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 लेफ्ट और इसका राइट चिपका देना है, वही लेफ्ट राइट की बात चल रही है, लेफ्ट और राइट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस बन गया, समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली दो टाइप की लेंसेज, कन्वेक्स कनकेव, उनके तीन टाइप्स होते हैं,
जो जनरल जो बाई कन्वेक्स या फिर बाई कनकेव है उसी को हम नॉर्मली कन्वेक्स या कनकेव लेंस कहते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया, इसका उतना यूज नहीं होता है, बट नॉलेज में रहेगी तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट्स लेंसेज, लाइक जैसे हमने मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जैसे उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें भी पढ़नी है, ठीक है। सेम टू सेम मिरर जैसे इसको लेकर चलना है, बट इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है तो कुछ कुछ उसकी रेफरेंस में चीज़ें भी चेंज होंगी, नाम वही रहेगा बट चीज़ों का जो देखने का जो नज़रिया है ना, जो डेफिनेशन है वो हल्की हल्की चेंज होंगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही बात है, अ लेंस इधर कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस हो जिसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, ठीक है। और जो भी जो जो दो सरफेसेस होंगी स्फेरिकल, वो एक स्फेयर की पार्ट होंगी। मतलब जनरली हम यूँ नहीं कर सकते कि ये एक लेंस लिया, इसी का ये पार्ट काट के, इसी का ये पार्ट काट के और दोनों को ऐसे उठा के ऐसे ऐड कर दिया और ये कन्वेक्स होगा, नहीं। वो जनरली एक जो जनरल पर्सपेक्टस होता है वो ये होता है कि एक हम ये पार्ट लेंगे, जो लाइक दिस यहाँ बनाया, मैं क्यों झूठ मूठ बनाने आऊँ, मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये एक स्फेयर है, आप देख रहे हो, ये देखो, ये एक स्फेयर है, ये एक दूसरी स्फेयर है। अब इन दो स्फेयर्स के ओवरलैप करा के बीच का जो पार्ट है उसको निकाल लिया गया, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस बना। तो इसमें क्या करा है कि द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर, ये जिस स्फेयर से बन रही हैं उन्हीं स्फेयर्स के सेंटर को अगर हम ले लें तो वही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाती है, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द लेंसेज आर मेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। उसी तरह इसमें आप इनको एनी हाउ ज्वाइन कर लो। अब मुझे फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस पता नहीं कि कैसे बनते हैं, वो इंडस्ट्री लेवल पे जो भी होता है, बट फिजिक्स में जो हम नॉर्मली जो डील करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि लेंसेज को समहाउ इस पार्ट और इस पार्ट को हम ऐड कर देते हैं और फिर इधर से लाइट पास कराते हैं और जो फिनोमेनन होती है रिफ्रैक्शन की वो ऑकर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल क्या बोलते हैं स्फेयर्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे दो स्फेरिकल पार्ट का यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं, C1 एंड C2, ठीक है। सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस से पास होती है। मतलब इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज से एक इमेजिनरी लाइन जो पास होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इट्स ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जो सेंटर पॉइंट होती है, जो लेंस की जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होती है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो चीज़ कन्वेक्स लेंस के केस में होती है डिट्टो सेम वही कनकेव लेंस के केस में होगी, सिवाय उनके रिफ्रैक्शन की वजह से जो पॉइंट डिफाइंड होती है लाइक फोकस पॉइंट, उसमें बस हल्का सा चेंज आता है, ठीक है। वो भी हल्का सा, वो मैं बताऊंगा। अब देखो 1 मिनट, यस। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था अपर्चर क्या होता है। अपर्चर वही मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है मिरर का, उसको हम अपर्चर डिफाइन करते हैं। उसी तरह जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट होगा, यानी जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन अकर होगा, उसी पार्ट को हम अपर्चर कहेंगे। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इट्स कॉल्ड अपर्चर, यानी कि वो डायमीटर, वो इफेक्टिव डायमीटर, वो पार्ट, सर्कुलर आउटलाइन मतलब क्या, वो बाउंड्री पॉइंट जिस पे रिफ्रैक्शन अकर हो रहा हो, ठीक है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, ये जो इसकी आउटलाइन होती है ना, जो बाउंड्री होती है ना, इसी को हम अपर्चर कहते हैं। और या फिर ये भी कह सकते हो कि जहाँ जिस पार्ट से रिफ्रैक्शन अकर हो रहा हो, हम उसको तुम्हारा वो कहते हैं जिस पार्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा हो उसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वही जो आपको बताया गया था मिरर के केस में कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे लाइट रे अगर पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करती हो या फिर मीट करती हुई अपीयर्स होती हो, मीट करती हुई प्रतीत होती हो, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जैसे वहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था मिरर में, तो तुम्हारा एक प्रिंसिपल फोकस हुआ करता था। उसी तरह यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब निकल रही है तो दो फोकस भी होंगे, ठीक है। तो लेंसेज के केस में दो प्रिंसिपल फोकस होता है,
ठीक है, दोनों साइड में, लेंसेज की दोनों साइड में दो एक एक फोकस पॉइंट होता है, इसलिए हम टोटल 2 फोकस पॉइंट देखते हैं एक लेंस में, ठीक है। तो हम एक पहले बता रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस, जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस फ्रॉम विच लाइट रेज कमिंग और अपीयर्स टू कमिंग बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लेंस। मतलब ये वो पॉइंट होता है कि जिससे या तो लाइट रे निकल रही हो, ठीक है, या फिर आने के बाद जिस पे जाती हुई प्रतीत हो रही हो। समझ में आ रहा है? ये वो पॉइंट है या तो जिससे लाइट रे ओरिजिनेट होकर निकल रही हो, या कहीं से अगर लाइट रे आ रही हो तो वो इसके तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही हो, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट से लाइट रे अगर निकल के पैरेलल हो जा रही है, जिस पॉइंट से लाइट रे निकल के रिफ्रैक्शन के बाद अगर पैरेलल हो जा रही है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कन्वेक्स लेंस के केस में। पर जिस पॉइंट पे लाइट रे आती हुई प्रतीत हो और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव लेंस के केस में। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस फ्रॉम विच लाइट रे आ रही हो बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ देखो, जैसे आप दो अलग अलग लेंसेज का अलग अलग पढ़ो। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस फ्रॉम विच लाइट रे कमिंग तक रोको, बिकम्स, यहाँ पे बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लेंस। ये कन्वेक्स लेंस के केस में है कि जिस पॉइंट से लाइट रे आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग, या फिर जिससे लाइट रे निकलती हुई अपीयर हो रही है। अब अगर या तो लाइट रे अगर यहाँ से आ रही है तो या तो ये इसके तरफ जाएगी, या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लाइट रे इधर से ही आ रही थी, हम ऐसा मान सकते हैं कि या तो लाइट रे इसके पास अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो उसी पॉइंट पे जाके मिलेगी, या उसी पॉइंट से आ रही थी। जैसे ये जो लाइट रे आ रही है, अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये लाइट रे रिफ्रैक्शन ना हो तो सीधा यहाँ पे जाके मिलेगी, तो हम ये भी कह सकते हैं उल्टा कि लाइट रे यहीं से आ रही होगी तो इधर जा रही होगी। हालांकि डायरेक्शन लाइट रे का इधर ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे ये लग रहा हो कि लाइट रे आने के बाद वहाँ मीट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव लेंस के केस में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब उसी तरह सेकंड प्रिंसिपल कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस वेयर अ बीम ऑफ पैरेलल रेज मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वही मिरर वाला केस है कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसपे एक बीम ऑफ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या तो उस पर मीट हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद, या फिर मीट होता हुआ अपीयर्स हो। अपीयर होने का मतलब है कि वो एक्चुअल में तो डाइवर्ज हो जाए, बट डाइवर्ज ऐसे सच वे में हो कि उसको जब हम रिवर्ट बैक करें लाइट को, तो वो एक सर्टेन पॉइंट में मिल रहा हो, उसी सर्टेन पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और उसको प्रिंसिपल फोकस न करके सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको हम F2 से एनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ, वही द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। और क्योंकि यहाँ पे दो फोकस होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा, सीधा सिंपल ऐसा होगा द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ये जो फोकस पॉइंट है इसका और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये पोर्शन, इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो फोकस होती हैं तो एक फोकल लेंथ इधर होगा और एक फोकल लेंथ इधर होगा, इसलिए देयर आर टू फोकल लेंथेज F1 एंड F2, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस?
कन्वर्जिंग लेंस मतलब इन दो ऊपर में जो हमने लेंसेज पढ़ी कन्वेक्स और कनकेव, उन सब में से कन्वर्जिंग लेंस कौन है? तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि जो लाइट रे पैरेलल टू आ रही है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसको कन्वर्ज करके एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर देता है। ऐसा कौन सा लेंस यहाँ दिख रहा है? यही अपना कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इज जनरली नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रे, जो भी लाइट रे उसके पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसको एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है। उसी पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है? कौन सी लेंस इसमें से डाइवर्जिंग लेंस है? तो वो लेंस देखो जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है और वो उसको डाइवर्ज कर दे, यानी कि आ रही थी बेचारी पैरेलल और उनको एकदम डाइवर्ज करके दूर दूर कर दे। ठीक है, तो ऐसी लेंसेज कौन सी लेंस होगी? कॉनकेव लेंस। और इस लेंस को हम कौन सी लेंस कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में तो डाइवर्ज करती हैं, बट जब इनको हम पीछे रिवर्ट बैक करते हैं तो वो भी बेचारी एक जगह पे मिल जाती हैं, वर्चुअल मीट होती है, इसलिए हम उसको वहाँ पे एक फोकस पॉइंट भी उसका भी डिफाइन करते हैं उसी बेसिस पे। ठीक है, तो कनकेव लेंस इज जनरली नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस ऑल द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी रेस को डाइवर्ज कर देती हैं जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में कि अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ दिस फोकल लेंथ, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पता ही नहीं रहेगा डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो फिर क्वेश्चन कहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, अब वही इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने पढ़ा था, बोला ना जो जो चीज़ हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में क्या पढ़ा था, ये पहले मिरर पढ़ लिया, उसमें भी मतलब वो प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर से चालू कर रहा हूँ। जैसे स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, ठीक, उसके बाद उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब पढ़ा। उन दोनों के बीच में वो भी था, क्या बोलते हैं आपका, एक रिलेशन था, वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कि कितने कितने पोजीशन पे कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट था, तो कहाँ कहाँ उसका इमेज बन रहा था। ठीक, उसके बाद उसका यूज पढ़ा। फिर वही काम हमने कन्वेक्स लेंस के साथ किया कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट था और कहाँ कहाँ इमेज बना। ठीक है, अब वही सारा काम इसमें भी करना है, बस इसमें ये जो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ है वो वही पुराना वाला ही चलेगा, इसमें भी सेम टू सेम आर इज इक्वल्स टू 2f वाला काम, लेकिन उसका डेरिवेशन अब इसमें अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है। लेंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ लिया, उसके बाद से अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर वगैरह पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यू नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन अपना। ठीक है, इसमें भी वही लेंस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आगे की बात जो होगी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप लिंक करके पढ़ते रहते हो ना तो आपको आसानी होती है याद करने में, नहीं तो फिर अभी आंख बंद करके अभी आप सोचो ना कि कितना कितना पढ़ लिया, अरे बाप रे बाप, आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ लिए। पर वही चीज़ अगर आप लिंक करते करते चलो कि सेम टू सेम यही काम वहाँ पे भी करना था, वहाँ वो काम यही करना था, तो आपको वो होता है ना, कोई भी चीज़ आप कॉपी करके फाइल रखते जाओगे ना मोबाइल या लैपटॉप में, तो उसकी मेमोरी भरती जाती है। ठीक है, और अगर सिंगल फाइल हो और आपको पता हो कि यही फाइल इसमें भी काम आएगा, यही फाइल इसमें भी काम आएगा, यही फाइल इसमें भी काम आएगा, तो वो एक ही फाइल से आपका सब काम हो जाएगा। और अगर 10 काम है, 10 काम के लिए 10 काम एक ही फाइल से हो रहा है, लेकिन आप 10 काम के लिए 10 फाइल बना लिए हो, तो स्टोरेज भरेगा और कुछ नहीं होगा, तो फिर आप परेशान होंगे, एग्जाम टाइम में सब भूल जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें कि चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ें कि हमने क्या पिछली बार पढ़ा था, क्या उसका इसके साथ कोई संबंध है, अगर है तो कैसे है। ठीक है, वो आप अपने अंतर ध्यान से खुद खुद को उसको समझो कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तब वही इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले अपना चुपचाप रे पाथ पढ़ेंगे, पहले पता तो चले कि रे कैसे आती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाती है, क्या क्या कुछ नियम कायदा होगा, तब उसके बाद उस रे पाथ का इस्तेमाल करके हम अलग अलग पोजीशंस पे रख के अलग अलग तरह की इमेजेस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला रे पाथ हम देखते हैं। पहला रे पाथ है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लेंस है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही जनरल बात है, बीम ऑफ लाइट रे अगर आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे वो होती है, कलेक्ट हो जाती है, जिसको हम फोकस करते हैं, वही चीज़ है, वही रे पाथ बन जाता है। तो ये देखिए, अब इंस्टीड ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे हम एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल रे की बात कर लेते हैं, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, देख रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ठीक,
वो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। ये आपका रे पाथ 1 है, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस के केस में ये होता है कि आता पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और जाता डाइवर्ज होकर ऐसे है कि जब उसको हम पीछे रिवर्ट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। ये आपका रे पाथ 1 हुआ। वही बात है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वो उससे डाइवर्ज होता दिखाई देगा, मतलब ऐसा लगेगा कि उधर ही से जा रहा है, उधर से ही लाइट रे निकल के, ऐसा लग रहा है ना, ये अगर इस लाइट रे को अगर ऐसा हटाएं तो ऐसा लग रहा है कि इधर से ही निकल के सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 रे पाथ है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to principal axis। वही उसका उल्टा कि पैरेलल आ रहा था तो फोकस से पास होगा, और अगर फोकस से ही पास हो गया तो पैरेलल हो जाएगा। और देखो ये आ रहा है, अब ये फोकस से पास हो रहा है पर असली में नहीं, झूठों में, नकली में लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है, ये नकली में लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रे पाथ है कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो या फिर पास होता हुआ दिखाई दे, महसूस हो, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक। तीसरा केस वही जैसे उसमें पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो बिना रिफ्लेक्शन पास हो जाता है, मतलब बिना रिफ्लेक्शन ही वो चला आता है अपने पाथ पे। उसी तरह इसमें पढ़ेंगे कि जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे अगर हम जाता है, लाइट रे पास करता है तो वो बिना रिफ्लेक्शन को अकर्स किए ही सीधा निकल जाता है, ठीक है। इसका रीज़न जब हम पढ़ते थे तो हम भी अपने सर से पूछे थे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया था कि देखो ये जो लेंसेज होते हैं ना, इनका जो अपर्चर होता है, ये मतलब हम इतना जो पतला पतला एक्चुअली जो हम बना रहे हैं या फिर जो इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये इतना बड़ा बड़ा होता नहीं, ये बहुत मतलब बहुत छोटा, जैसे चश्मे में देखते हो ना, वो चश्मा होता है तो उसके ऐसे यहाँ पे नीचे एक लेंस बना दिया जाता है या फिर उस चश्मे के अंदर ही थोड़ा बहुत मतलब ऐसा आर्टिफिशलाइजेशन करके लेंस डाल दिया जाता है। वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि एक्चुअल में उतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन होने के बाद पता नहीं चलता है हमें, ठीक है। तो यही हमें आंसर मिला था। तो अब इसको तो आप लोग याद कर लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से जब निकल के जाता है तो सीधा पास हो जाता है, ठीक है। ये आपका 3 ठहरे पाथ था, पहला, दूसरा और ये तीसरा, याद कर लीजिए। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे और मतलब और इमेज बनाने के लिए कई ठेरे निकलेगा, हम आपको पहले बता चुके हैं, एक ठेरे से इमेज नहीं बनता है, कई ठेरे निकलते हैं। बट हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि हम उस चीज़ों को ऑन पेन पेपर कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ जितना सिंप्लीफिकेशन हमारे बस का था हमने करके रख दिया है और उस विषय हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये रे पाथ हो गया। अब इसके बाद वही अपना पुराना तरीका इमेज फार्मेशन पढ़ेंगे। अब इमेज फार्मेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इमेज फार्मेशन मतलब कि इमेज का बनना। तो इमेज कब बनेगा, जब हमें ऑब्जेक्ट पता हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे और उस हिसाब से हम उस इमेज की पोजीशन निकालेंगे। वही 3 चीज़ इसमें भी फिर से 3 का 4 चीज़ तो मतलब एक तो गिवन रहेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखनी है, उसके बाद इमेज का पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर, PSN। ये 3 चीज़ उसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ठीक है। कोई एडवांस कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, एकदम डिट्टो सेम चीज़ है। तो देखिए, पहले हमने माना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इमेज इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होने का मतलब है कि लाइट रे पैरेलल आएंगे। हमने बताया था ना, सन जो होता है वो इतना दूर होता है कि हम मानते हैं कि उससे उसकी जो मतलब इन्फिनिटी भी 2 तरह की होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दें, इन्फिनिटी का हमेशा मतलब होता है अनंत ही नहीं होता है। मतलब अनंत तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इन्फिनिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होती है काउंटेबल इन्फिनिटी और एक होती है नॉन काउंटेबल NC। मतलब कि 10 करोड़, 5 करोड़ या फिर 5 अरब को भी अगर हम कह दें ना, तो अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर हम उस डिस्टेंस को काउंट नहीं कर सकते, हम अप्रॉक्स करके मानते हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ है, हम उसको भी इन्फिनिटी कहते हैं। सन से हमें डिस्टेंस पता है बट हमने उसको मेजर एग्जैक्टली नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी हमने सन से डिस्टेंस माना किया, वो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स, कुछ फिजिक्स लगा के हमने माना और उसको एज्यूम्ड लगभग किया गया कि हाँ ये इतनी दूरी पे है, ठीक है।
तो उस चीज़ को भी हम अनंत कहते हैं कि जो चीज़ हमें हमसे बहुत दूर हो, जिस चीज़ को हम काउंट ना कर सकते हो। एक्चुअल में अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि वो असंख्य है, चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। वो हमारी कमी है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, पर वो है, तो उस चीज़ को हम इन्फिनिटी कहते हैं। उसी तरह सन से जो दूरी है, वो दूरी वास्तव में है, कुछ दूरी होगी, पर वो दूरी हमारे काउंट करने के औकात से बाहर है, तो उसलिए हम उस चीज़ को इन्फिनिटी मानते हैं। और जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पे होती है तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि जो ये इन्फिनिटी जो आने वाली जो रे हैं वो पैरेलल है। ये इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट है, और इससे जो रे आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। और रे पाथ नंबर 1 को फॉलो करते हुए ये रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे आपका कन्वर्ज होंगी और इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष में कितनी छोटी बन रही है, बहुत छोटी। यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो देयर इज नो सच हाइट फॉर दिस ऑब्जेक्ट, फॉर दिस इमेज। जैसे हमने बताया था कि जो भी हम हाइट नापते हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में नापते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट का जो टिप होगा, हम उतनी दूरी को मानेंगे कि हाँ इतनी दूरी ही इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो कि उसकी दूरी एकदम जीरो ही हो, मतलब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर दे, तो हम मानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो हम इसका पोजीशन दिखाएं। पोजीशन कहाँ बना है, F2 पे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे बना है। ठीक है, इसकी नेचर क्या होगी, नेचर हमने बताया था कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट हो, लाइट की जो एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है तो उससे फॉर्म होने वाली जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। ये आपको याद रखना है। ये आपको इस केस में तो नहीं दिखाई देगा, आगे केसेस में दिखाई देंगे, बट इस केस में इतनी छोटी इमेज बन जाएगी कि आपको इमेज की नेचर को एक्चुअल में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको बताया गया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इस बात को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की तो कोई साइज की आप बात ही नहीं कर सकते हो, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, मतलब आप देखते हो ना, कभी कभी आप सन से देखोगे किसी चीज़ को, अगर आपने कभी आपने देखा वो क्या बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह को, उसमें भी कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, और अगर आपने कभी उसकी लाइट रेज को, सन के लाइट रेज को अगर आपने किसी जगह कंसंट्रेट किया हो तो वो कैसे, सन एक्चुअल में कितना इतना बड़ा होगा, और जब आप उसको कंसंट्रेट करते हो किसी पेन और पेपर पे तो कितना इतना छोटा वो बनता है। तो है कोई कंपैरिजन इसके साइज का और इसके साइज का, ये कितना, मतलब इसकी डायमीटर 64,000 किलोमीटर ऐसी होगी, और इसकी डायमीटर कितनी 0.1 मिलीमीटर भी नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हो ना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला केस था, इसको आप याद कर लेना, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाएंगे, बट इतना ही आगे लाएंगे कि इस C1 या फिर 2F1 को ही हम C1 कहते हैं, मैं बताना भूल गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो 2F1 होता है वो C1 ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, क्योंकि बताया गया था ना R = 2F होता है। तो ये जहाँ पे R खत्म होगा वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस R के जगह पे हम 2F1 इस लेंस वाले पोर्शन में रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो दूसरा पॉइंट हम कहाँ ला रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, इन्फिनिटी से आगे पर 2F1 से अभी पीछे ही रखें। ठीक है, तो ऐसे केस में ये होगी हमारी इमेज डायग्राम या फिर रेड डायग्राम। ये देखो, ये आपका C1 है या फिर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे थोड़ा दूरी पे ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन्फिनिटी इधर थी, इन्फिनिटी से तो आगे कर दिया हमने, पर इस यहाँ पे रखा है 2F1 के या फिर C1 के इधर। ठीक है, तो यहाँ पे रे पाथ नंबर 1 फॉलो कराएंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ से पास होगा फोकस पॉइंट से। ठीक, और रे पाथ नंबर 3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रे पाथ 1 और रे पाथ 3। ठीक है, ध्यान दो, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर ये 1 3 कहाँ से लिख दिया। तो ये रे पाथ नंबर 1 और रे पाथ नंबर 3 को फॉलो कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ से हमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को पास कराया, अनरिफ्लेक्टेड पास हुई, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी उसी पॉइंट से हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को टच कराते हुए, और वही हमारी इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, C2 और F2 के बीचों बीच। ठीक, C2 और F2 के बीचों बीच, तो पोजीशन कहाँ हुई, F2 एंड 2F2 या इसको C2 भी कह लो,
2f2 और C2 के बीच में बनी, ठीक है। अब इसकी देखो, अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि ये इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, तो अब तो आप देख सकते हो क्लियरली कि इन्वर्टेड है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी हुई, रियल एंड इनवर्टेड। रियल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज बन रही हैं, और इन्वर्टेड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। साइज जो आप देखोगे, साइज अगर आप देखोगे तो आपको मिरर में जो मैंने बताया था याद करो कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट इधर था तो जो उसके बीच में इमेज बन रही थी तो उसकी साइज थोड़ी छोटी थी, ठीक है। वही सेम केस यहाँ पे भी होगा, थोड़ी जो इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो इमेज फॉर्मेशन है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, याद कर लो। मे बी आगे न्यूमेरिकल्स या एग्जाम में ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ताकि आप जब कभी भी इस चीज़ को आप ये रेफरेंस मान के चलोगे कि हमारे आगे यूज़ आने वाली है, आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे। अनटिल अनलेस अगर आपको ये कह दो कि अरे नहीं ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको हवा में ले लोगे और कल को आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर कर लो, याद कर लो, ठीक है। अब देखो चलते हैं तीसरे केस के ऊपर। तीसरा केस यही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को, ये तुम्हारी लेंस है, पहले इन्फिनिटी से थोड़ा आगे किया, 2f1 के थोड़ा इधर रखा, अब हम क्या करेंगे 2f1 पे ही रख देंगे। कहाँ रखेंगे, 2f1 पे। वही इमेज वाली मिरर वाली बातें चल रही, अगर ध्यान हो तो सब अच्छी बात है, वरना मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, उसको 2f1 पे रखा, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारी लेंस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर, इस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, वही रे नंबर पाथ नंबर 1, रे पाथ नंबर 3, ठीक। लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus, light ray passing from optical center does not deviate, does not refract। जहां ये दो रियल रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को लेके एक आप ऑब्जेक्ट का, या फिर आप एक मतलब यू कह सकते हो एक इमेज की फॉर्मेशन, आप एक लाइन का फॉर्मेशन कर दो, वही लाइन आपकी इमेज को शो करेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी इमेज को शो करेंगे, ठीक है। तब आप इसका पोजीशन बताओ कि 2f1 पे है तो बन कहाँ रहा है, 2f2 पे, ठीक। उसमें भी वही था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था। तो यानी यहाँ पे भी जब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं C1 पे, तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे बन रहा है, तो पोजीशन क्या होगा, एट 2f2 या फिर C2 लिख लो, ठीक। पोजीशन हो गया। उसके बाद नेचर वही इन्वर्टेड है, रियल इंटरसेक्शन है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। साइज वहाँ पे भी आपको बताया था इक्वल होती है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट बनती है और इमेज होती है तो वहाँ पे साइज जो होती है वो इक्वल होती है। तो साइज क्या हो गई, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक। अब देखो ये आपको तीसरी केस थी, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब उसका चौथी केस में हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी, उससे आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब थोड़ा इससे और आगे चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, थोड़ा इससे आगे चलते हैं। आगे का मतलब क्या होगा कि 2f1 और f1 के बीचों बीच जब ऑब्जेक्ट होगी तो कहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। अब देखो 2f1 और f1 के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रे पाथ नंबर 1, रे पाथ नंबर 3, फॉलो इट, ठीक है। लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड अनरिफ्रैक्टेड, ठीक है। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे आप इमेज की फॉर्मेशन बनाते हो या फिर इमेज को बनाते हो, ठीक है। तो देखो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि ये C1 और F2 या फिर F1, सॉरी C1 और F1 या फिर 2F1 और F1 के बीचों बीच में इमेज कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में तो बन नहीं रहा है, बियॉन्ड C2 बन रहा है। वही केस इमेज वाली मिरर वाली केस चल रही है, देखते चलो। तो पोजीशन कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2, पोजीशन कहाँ है, f2 के उधर इस साइड में, ठीक। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इंटरसेक्शन, इमेज तो इन्वर्टेड बनी रही है, आप देख ही रहे हो। साइज देख रहे हो काफ़ी लंबी बन रही है, साइज इज वेरी लार्जर देन दिस, यानी कि नॉट हाईली मैग्नीफाइड बट यस मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी है, साइज थोड़ी उससे बड़ी है, ओके।
तो ये आपका चौथा केस कंप्लीट हुआ। अब 2 और केस पढ़ने हैं, जैसे उस केस में हमने पढ़ा था 6 केसेस होते हैं टोटल, तो वैसे अब 2 केसेस। अब क्या करना है, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए, यहाँ से इसके बीच में यहाँ पे लाए, यहाँ तक लाए। अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अब कहाँ कर देंगे, F1 पे खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब वी केप्ट इट एट F1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, ऑब्जेक्ट को हमने जब F1 पे रखा है, तो ये देखो ये रही F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। रे पाथ नंबर 1, रे पाथ नंबर 3, यार 1 3 यूज हो गया, 2 तो यूज ही नहीं हो रहा, 2 कहीं भूल तो नहीं गया। 2 क्या था, वही था उल्टा चीज, फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भूलना मत, याद रखना, अभी आगे यूज हो सकता है, ठीक है। तब ये देखो पाथ नंबर 1 यहाँ से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, और पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट रिफ्रैक्ट। अब ये इतनी शानदार तरीके से रिफ्रैक्शन अकर होगा कि ये रेज एक्चुअल में एकदम पैरेलल हो जाएंगे, दे बिकम सो पैरेलल दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अब वो बनेंगी तो कहाँ बनेंगी, इन्फिनिटी पे, वो भी हमने अज्यूम्ड कर रखा है, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट कि वो कहाँ बन रही है, हमने अज्यूम कर रखा है कि वो इन्फिनिटी पे ही जाके इंटरसेक्ट करती है। क्योंकि ये मैथमेटिकल वो पास्टुलेट एग्जाम्स आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि जो इन्फिनाइट लाइंस होती हैं या फिर जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी पे, सॉरी इन्फिनाइट लाइंस कुछ नहीं होता है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इन्फिनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट डिस्कशन क्या है कि F1 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज की कोई पोजीशन है ना, F1 F2 पे बन रहा है, ना 2 F2 बन रहा है, ना C2 किधर बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, याद करो मिरर के केस में समझाया गया था, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे ही बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर लाइट इंटरसेक्ट करेंगे भाई वही बनेगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि हमने पीछे भी अगर हम इसको घुमा दें, मतलब कुछ कुछ केस में, अभी हम आगे वाले केस नहीं करेंगे ना, कि पीछे अगर हम इसको कर लें और कहीं पीछे भी इंटरसेक्ट कर लें, तो हम वहाँ पे भी चलो भाई कह दें कि बिहाइंड द लेंस या फिर बिहाइंड दिस पॉइंट, ऐसा भी नहीं हो रहा है, वो आगे पीछे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम बोल देंगे कि वो भाई इन्फिनिटी पे ही जाके बनेंगे। क्योंकि लाइट रे अब है वर्चुअली तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, रियल भी इंटरसेक्ट एक्चुअल में तो नहीं कर रही हैं, हमने अज्यूम कर रखा है, बट वर्चुअल अगर नहीं कर रही है तो हम एक दो चीज़ें होती हैं ना कि चलो भाई ये तो नहीं है, ये हो ना हो बट ये तो नहीं है, तो अगर ये नहीं है और दो ही पॉसिबिलिटी, अगर ये नहीं तो ये नहीं, तो इसी को मानो, समझ रहे हो ना हम। तो अब दूसरी केस क्या बनेगी, ये इमेज ऑब्वियस सी बात है, अब रियल इंटरसेक्शन ही होगा, इसलिए इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज इसका होगा जो हाईली मैग्नीफाइड होगा, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि एक्चुअल में दिखाई तक नहीं देता है, मतलब ब्लर हो जाती है इमेजेस ब्लर हो जाती है, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 साइज ऑफ इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। अब वही आगे बढ़ाते बढ़ाते F1 तक लेकर आए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीचों बीच यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। रे पाथ नंबर 1, रे पाथ नंबर 3 गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes from focus, goes to ऑप्टिकल सेंटर, अनडेविएटेड अनरिफ्रैक्टेड passes, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होती है तो बिना रिफ्रैक्शन के ही निकल जाती है, ठीक है। अब इसको जब हमने आगे एक्सटेंड कराया तो ये आगे दे आर गोइंग टू बी डाइवर्ज नॉट इंटरसेक्टिंग। सो व्हाट वी हैव डन दैट वी हैव जस्ट रिवर्ट बैक द लाइट, हमने लाइट को उल्टा घुमा दिया, यानी हमने लाइट को अब बैक डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड किया और हमने पाया कि वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन पड़े होते हैं, या तो लाइट खुद से आराम से शांति से रियल इंटरसेक्शन कर ले जाए, या तो हम उसको कराएंगे, अगर देखेंगे इन्वर्ट पीछे हो रही होगी तो हम उसको भी एक केस मान लेते हैं कि वो हम उसको वर्चुअल इंटरसेक्शन मान लेते हैं, रियल इंटरसेक्शन एंड वर्चुअल इंटरसेक्शन। हमको इंटरसेक्शन से मतलब है किसी तरह का इंटरसेक्शन हो, जिस तरह का इंटरसेक्शन होगा हम उसको उस तरह का नाम दे देंगे, भाई तुम अपना काम करो, लेकिन हमको इंटरसेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमने देखा लाइट रे इंटरसेक्ट हो रही है बट दे आर वर्चुअली इंटरसेक्टिंग, सो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब मैग्नीफाइड होगा, हाईली क्या मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड तो बस इसी केस में होता है मैग्नीफाइड, यानी कि जो नॉर्मल जो इसकी जो साइज है ना उससे बड़ी होगी साइज, ठीक है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन रहा, इसको आप अच्छे से इन 6 केसेस को याद कर लो। अभी आगे हम और पढ़ेंगे केसेस और उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।